नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अफ़गानिस्तान का मुद्दा बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स ने बहुत राय दी चाहे वो किसी आर्मी से रहे हों या फिर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रहे हों। और अफ़गानिस्तान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बिल्कुल हमारे साथ सटा हुआ है, सेंट्रल एशिया का एक की लोकेशन पे है। तालिबान जैसी एंटी सोशल या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको होल्ड करने की पोजीशन में आ गई हैं। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रधान सर। सर आपका फिर से एक बार ऑल्टरनेट मीडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप सब, आपके सभी दर्शकों को मास्टर स्ट्रोकवादी गौरव प्रधान का नमस्कार। सर डेफिनिटली आपको वो टाइटल बहुत सूट करता है, मास्टर स्ट्रोकवादी। बहुत पॉजिटिव टाइटल है मैम। डेफिनिटली सर। तो सर अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर डेफिनिटली आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला बट बहुत सी कड़ियाँ मिल नहीं रही हैं और बहुत से इन जो पॉइंट्स हैं वो किसी ने टच नहीं किए। देखो मैम, मैं ये तो क्लेम करता नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ अफगानिस्तान पे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, मैं उस पर जाना चाहता हूँ और वही बात करूँगा। पहले तो जो हमने ये टाइटल रखा, आपने मुझसे पूछ के टाइटल रखा द फोर्थ डायमेंशन। इसको फोर्थ डायमेंशन क्यों कहते हैं ये जानना जरूरी है लोगों के लिए। और उसका मुख्य कारण ये है कि आप सबने, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, आप सबने बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना जिन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया। तालिबान की स्ट्रैटेजी, अफगानिस्तान फोर्सेस की स्ट्रैटेजी, यूएस की स्ट्रैटेजी। फिर आपने इंटेलिजेंस के कुछ लोगों को सुना। उन्होंने ये बता दी कि कहाँ से कौन सी सड़क निकलती है, एयरपोर्ट कहाँ पर है, उस पर कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कहाँ पर लैंप पोस्ट लगा है, कहाँ पर स्विच लगा है। वो जो उनका कोर एरिया है, जिस तरह के इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं और जो इंफॉर्मेशन लाते हैं। तीसरा डायमेंशन आपने सुना जियो पॉलिटिक्स पे, डिप्लोमेट्स का। तो डिप्लोमेटिक जो है उसके बारे में बात करी। लेकिन जो चौथा डायमेंशन है, और वो डायमेंशन मैं सब में बात करता हूँ, जब भी मैं जियो पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ ये चौथे डायमेंशन की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि जब तक भारत के में प्रधानमंत्री मोदी हैं, और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है बल्कि पोडियम पोजीशन पे एक ग्लोबल लीडर हैं। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर आप वैसे कैलकुलेट करो क्लासिक वे में, तो नेचुरल है दूसरे तीसरे नंबर के लीडर हैं। लेकिन अगर आप रियल टाइम में देखो तो आज नरेंद्र मोदी की हैसियत नंबर 1 से कम नहीं है। और इस बात को मैंने बाइडन के जीत जब बाइडन जीते थे ओथ लेने से पहले, तो मैं कुछ अपने फौजी सीनियर ऑफिसर्स के साथ था, और मैंने बताया था कि जो आने वाला, क्योंकि मेरे से सवाल पूछा गया था इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पे, खास तौर से अफगानिस्तान पे, तो मैंने बोला था कि मोदी विल कॉल द शॉट्स। ठीक है, और एग्जैक्टली आज की टाइम में मोदी विल इज कॉलिंग द शॉट्स। सो द फोर्थ डायमेंशन इज बिजनेस, द ट्रेड, जो मैं हमेशा बात करता हूँ। और वो इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आप, मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कई वीडियोस में, कि जियो पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। जियो पॉलिटिक्स इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं हमसे। 2014 से पहले भारत ने ट्रेड पे फोकस नहीं करा था, और हम मोस्टली रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेस्ड रहे थे।
तो हम दुनिया में रोते रहते थे। पाकिस्तान हम पे हमला कर देता था, हम कटोरा लेके पहुँच जाते, भाई हमारे 4 मार दिए, कुछ करो, ठीक है। फिर पाकिस्तान हमला हम बम फोड़ देता था, हम फिर डोजियर लेके पहुँच जाते थे यूएस के व्हाइट हाउस पे या यूनाइटेड नेशंस में। तो हमारा रिलेशनशिप, अगर आप चाहे मिडिल ईस्ट देखिए, वेस्ट देखिए, यूरोप देखिए, 2014 से पहले हमारा रिलेशनशिप भीख मांगने से ज्यादा कुछ नहीं था। आप माने ना माने, मैं यहाँ कांग्रेस भाजपा वाली बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जियो पॉलिटिकल है, यहाँ पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्योरली पुटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू एज ए एनालिस्ट। तो इसको पॉलिटिकल तराजू में ना तोलें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरी निवेदन होगा आप सबसे। तो हमारा जो रोल था वो भिखारी का था, और इससे कोई दो राय नहीं कर सकता, सभी ये बात मानते हैं। मतलब आप ये सोचो कि जब भारत में कोई अमेरिका की कंपनी, बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट आना चाहती थी, तो हम उस कॉर्पोरेट के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी चेंजेस करते थे। हमारे हमारे पास कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी नहीं थी बिजनेस की, जो कि ब्लैंकेट पॉलिसी, और चाहे बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां या एंटरप्रेन्योर आए, सब पे लागू होती थी। ऐसी कोई पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी नहीं थी। तो उससे हमारी देश की रिजिडनेस और देश की स्पाइन नहीं पता चलती थी। हम मतलब कहीं भी आर्म ट्विस्ट करो, हम मुड़ जाते थे। तो ट्रेड आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है, और शायद मोदी जी ये चीज़ समझते थे, उनके डीएनए में ट्रेड रहा है कि दुनिया अगर आपके पास लानी है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा बाजार बैठा हुआ है, 130 करोड़ का बाजार है, तो आपके पास, और चाइना में तो बाजार है नहीं, क्योंकि चाइना में बेशक 140-45 करोड़ लोग होंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्पेंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, और बहुत सारे कारण है। तो देखा जाए तो सब बहुत बड़ा बाजार है भारत का, जो तैयार बैठा हुआ है दुनिया को खपाने के लिए, इन लोकल प्रोडक्शन भी एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्शन। 2014 के बाद जब ट्रेड की बात हुई, उसके बाद भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ा, और उस रुतबे का कारण ये था, उस रुतबे का रिजल्ट ये था कि आज भारत का प्रधानमंत्री, भले ही वो रैंकिंग में तीसरा चौथा नंबर आप उसे दीजिए, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज स्टैंडिंग एट द पोडियम पोजीशन। इसीलिए मैंने बोला था बाइडेन अगर जीतता है तो इंडिया विल कॉल द शॉट्स, और उसका कारण ये था कि ट्रम्प वॉज अ नो वॉर मैन। ट्रम्प को वॉर पसंद नहीं थी, लेकिन बाइडेन डेमोक्रेट से आता है, उसको वॉर पसंद है। एंड सेकंड, बाइडेन इज द वीकेस्ट president of US, so somebody had to fill that gap, and that gap was very well filled by India. अब सवाल आता है कि इंडिया का रोल क्या है। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकन फोर्सेस निकली उसके बाद इंडिया की आंखें खुली कि भाई हमें भी कुछ करना है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ट्रम्प के टाइम में, जब ट्रम्प ने शायद मोदी से मुलाकात करी होगी पहली बार या दूसरी बार, तब बताया होगा, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब ट्रम्प ने बोला था, अपना इलेक्टोरल प्रॉमिस करा था कि हाँ वी विल लीव अफगानिस्तान, हम सारी फोर्सेस यूएस फोर्सेस अफगान से बुला लेंगे, तो मेरे ख्याल से उस दिन से भारत ने अपने काम शुरू कर दिए। भारत पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, भारत आज का नहीं है, भारत हमेशा से अफगानिस्तान में रहा है। लोगों को अफगानिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता है। अफगानिस्तान वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री, तो 3 कम्युनिस्ट कंट्री इस एरिया में आती थी, अफगानिस्तान, रशिया और चाइना। नॉट रशिया, सोवियत संघ, अफगान, सोवियत संघ एंड चाइना। सोवियत संघ बिखर गया, रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गया, कम्युनिज्म उन्होंने छोड़ दिया, कम्युनिज्म खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में इन्वेडन के बाद यूएस पहुंच गई, और उसके बाद अब ले दे के चाइना बचा है। तो इसको मैंने कुछ समय पहले अफगानिस्तान को बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी थी, एक पोस्ट लिखी थी। इजाज़त हो तो मैं वो पोस्ट पढ़ना चाहूँगा, आपको भी, मुझे याद है वो पोस्ट याद होगी तो आप मुस्कुरा रहे हो। लेकिन आपको याद, अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ
जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान को कोठा बोला था, ठीक है? तो शायद नवाज़ शरीफ भी मेरी पोस्ट पढ़ते हों, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, साइलेंट रीडर्स बहुत हैं। तो वही पोस्ट मैंने लिखी थी, तो वो पोस्ट इस तरह थी कि अफ़गान को मैंने एक सुंदर नारी माना है, अ ब्यूटीफुल लेडी। अगर अफ़गानिस्तान को हम एक ब्यूटीफुल लेडी माने, तो सबसे पहले रशिया घुसा। रशिया वाज़ अ लोकल दादा, ठीक है? लोकल दादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम्युनिस्ट लोकल दादा ऑफ द कॉलोनी हु वांट टू सेव द लेडी फ्रॉम कैसेनोवा। तो अमेरिका की नज़र तो थी अफ़गानिस्तान पे, तो रशिया रशिया इन्वेडेड एंड दे ट्राइड टू सेव अफ़गानिस्तान फ्रॉम रशिया वाज़ अ लोकल दादा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कम्युनिस्ट की वजह से, और दे वांट टू सेव फ्रॉम कैसेनोवा। अब ये कैसेनोवा अमेरिका है, who tried to take her on a long date but got a bloody nose as they failed to respect their culture। अब अमेरिका की एक बीमारी सबसे बड़ी ये है, ये जहाँ घुसते हैं ना, ये सरसरी नज़र पे घुस जाते हैं अपनी दादागिरी में। इनको ये समझ में नहीं आता इसको हैंडल कैसे करना है। ये हाल इनका वियतनाम में भी हुआ था, ये हाल इनका इराक में भी हुआ, ये हाल इनका अफ़गानिस्तान में हुआ। दे गॉट अ ब्लडी नोज़ इन ऑल द 3 प्लेसेस। लेकिन अफ़गान में इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी अमेरिका वालों ने, कि अफ़गान में तो घुसे, एज़ ए कैसेनोवा इन्होंने डेट मारनी चाहिए टू अ ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन जैसी कैसेनोवा की आदत होती है कि वो एक जगह नहीं टिकता है, कमिटेड नहीं होता है। तो बीच में इराक आ गया तो ये इराक भाग गए। जब ये इराक भाग गए तो अफ़गानिस्तान जहाँ तक लेके आए थे वहाँ से फिर पीछे चला गया। बैक टू ज़ीरो। बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है ना? तो ये हालत हो गई कैसेनोवा की। तो मैं आपको 5 स्टेक होल्डर समझा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा पड़ोसी है। अब पाकिस्तान की बीमारी ये है कि बहुत पहले एक कार्टून आया था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान को कोठा दिखाया गया था और चाइना वहाँ पर था, अफ़गानिस्तान और अमेरिका खिड़की के बाहर खड़ा था। तो पाकिस्तान आज की डेट में, नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान एक कोठे से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो एक दलाल है, कोठे का दलाल है, ठीक है? अब पाकिस्तान के हाथ में तो कुछ है नहीं। तो मैंने लिखा था पाकिस्तान अ पिम्प हू वांट टू टेक हर इनटू ब्रोथल। तो पाकिस्तान चाह रहा था ये जो सुंदर कन्या है जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, इसको मैं कोठे में ले जाऊं। अच्छा, कोठा कौन चलाता है? चाइना। चाइना वांट टू ओन द ब्रोथल, वांट हर एज ए एक्सक्लूसिव कीप, ठीक है? अब चाइना, समझो, ये मैंने इसलिए बोला कि चाइना कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता है, चाइना प्रॉक्सी के माध्यम से लड़ाई करता है। भले ही इंडिया में हो तो कांग्रेस हमारी बैठी हुई है, लेफ्ट बैठा हुआ है। अफगानिस्तान हो तो वहाँ पाकिस्तान को आगे कर दिया और पाकिस्तान के माध्यम से वो कंट्रोल चाहता है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट बिजनेस है। अब सवाल रहा इंडिया कहाँ आता है। इंडिया का रोल बड़ा मजेदार है। इंडिया उस सुंदर लेडी का भाई है, मुंह बोला राखी भाई है। वो चाहता है कि वो लेडी प्रॉस्पर करे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो, खुशहाल बने। तो ये है इंडिया का रोल। तो आपको ये 5 देशों के रोल समझ में आ गए, ठीक? अब टर्की क्या है? टर्की का रोल बड़ा कमाल का है। जैसे कोठे का दलाल होता है ना, तो उसके कुछ दोस्त होते हैं, और वो दोस्त ऐसे होते हैं, वो दलाल के पीछे चलते फिरते रहते हैं हर वक्त। वो इस मौके में होते हैं कि शायद फ्री में हमें भी कुछ मुंह मारने को मिल जाए। तो वही टर्की का हालत है। अब टर्की मुंह क्यों मारना चाहता है, उसका कारण समझो। 2017 में मैंने लिखा था, 17-18 की बात है, मुझे ठीक से ईयर याद नहीं है, ट्वीट लिखा था मैंने कि पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट टर्की में हैं। जो लोग पुराने फॉलो करते हैं उनको याद होगा शायद। तो वहाँ टर्की, अब टर्की का रोल क्या है? टर्की एक नेटो एलाई है, लेकिन रोल क्या है टर्की का? केवल सप्लाई चेन में,
फाइटिंग में नहीं है। दूसरा, टर्की यूरोप के मुंह पे बैठा हुआ है, लेकिन यूरोप उसे यूरोपियन यूनियन में घुसने नहीं दे रहा है। टर्की का दुश्मन कौन है? रशिया। तो टर्की चाहता है कि पाकिस्तान की मैं चमचागिरी करूं ताकि पाकिस्तान मुझे न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर वेपन्स दे, ठीक है, उसको बनाने के तरीके दे, ताकि मैं अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खड़ी कर सकूं, विच वुड बी ए थ्रेट टू रशिया। तो टर्की का असली टारगेट रशिया है, अफगानिस्तान नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान की मदद में आया है। तो ये तो फंडामेंटल चीजें हैं जो 5 स्टेक होल्डर और टर्की, ठीक है ना, जो फ्री में आता है, बाई 5 गेट 1 फ्री वाला हिसाब, ये इन 6 राष्ट्रों की बॉटम लाइन है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई डिफरेंस वो नहीं है मेरी। और सच बताऊं तो ये जो मजाकिया जो हमने लिखा था, ये पहले मैंने अपने फौजी ग्रुप में लिखा था, जो सीनियर ऑफिसर्स का ग्रुप है, और सब बहुत हंसे थे और उन्होंने बोला था ये बुल सही है। जब मुझे लगा कि मेरे को इंडोर्समेंट वहां से मिल गई है और मेरी बात सही है, मेरा कैलकुलेशन सही है, तभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे से पोस्ट करा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये कहानी है अफगानिस्तान की। तो मैंने आपको ब्रीफली हिस्ट्री बता दी। अब हिस्ट्री तो 1970 से शुरू होती है, लेकिन उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है वरना 1 घंटा तो हिस्ट्री समझाने में लग जाएगा। तो ये सिचुएशन है आज की। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है? तो मैंने देखा है कि बहुत सारे मित्रों ने मुझे जब भेजते हैं कुछ क्लिप्स वगैरह, तो मैंने देखा जो हमारे इंटेलिजेंस के धुरंधर हैं, फौज के धुरंधर हैं, उन्होंने बोला कि अमेरिका निकल गया है। एक्चुअली अमेरिका नहीं निकला है। अमेरिका ने केवल अपने फुट सोल्जर्स निकाले हैं, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गई कि मुझे अफगानिस्तान की टेरेन समझ में नहीं आती है। और एक, मुझे नहीं पता किसी फौजी ने इस पे बात करी हो, नहीं करी हो, करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत क्लासिक टैक्टिक्स होती है फौज में कि आप दुश्मन को मौका देते हो फैलने का, बाहर निकलने का। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आप, एक बिल है जिसमें चूहे घुसे हुए हैं, ठीक है, और आप अटैक नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, इधर उधर रोटी रोटी डाल देते हो और आप निकल जाते हो वहां से, तो चूहे सारे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आप, या कॉकरोच कह लो, कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मतलब जैसे आपने लाइट बंद करी, आपके मतलब हम सबका एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, बहुत सरल शब्दों में अगर बताएं तो हम सबका कॉकरोच से इनकाउंटर तो हुआ है अपनी जिंदगी में कभी ना कभी। ठीक है, अगर आप किचन की लाइट बंद कर दीजिए और 10 मिनट बाद लाइट जलाइए, तो आपको सारे कॉकरोच ऊपर टहलते हुए मिलेंगे किचन पे। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? आप किचन संभालते हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब सारे कॉकरोच बाहर आ जाए तो हिट लेके सबको मार दो। तो अमेरिका ने यही करा है। अमेरिका ने फुट सोल्जर बाहर निकाले, मतलब लाइट ऑफ कर दिए। अब सारे कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं और अमेरिका मार रहा है एयर स्ट्राइक। ठीक है, अमेरिका कर रहा है एयर स्ट्राइक। तो एयर स्ट्राइक, अब सवाल ये, एयर स्ट्राइक कहां से हो रही है? तो एयर स्ट्राइक के 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन में मैं नहीं जाता, मैं एक ही ऑप्शन लेके चलता हूं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नॉट, ये उन्होंने अपने मूर्ख पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाने के लिए बोला है। ठीक है, जिहादियों को मूर्ख बनाने के लिए बोला है। पाकिस्तान पैसे के लिए कपड़े उतार के नाच सकता है। पाकिस्तान की लीडरशिप कपड़े उतार के नाच सकती है। और क्वेश्चन ये है, क्या बाजवा ने आज तक बोला है कि एब्सोल्युटली नॉट? क्योंकि पाकिस्तान तो बाजवा रन करती है ना, इमरान खान तो पपेट है। इमरान खान को तो चरसी है, उसको तो जो पकड़ में, जो कागज पकड़ा दोगे वो बोल देगा। करेक्ट? तो बाजवा ने तो नहीं बोला है। तो यानी इन्होंने बलूचिस्तान, अगर आप मैप उठा के देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का,
अगर आप मैप उठा के देखेंगे पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, तो आप देखेंगे बलूचिस्तान बहुत क्लोज है अफगानिस्तान से, जहां एयर स्ट्राइक हुई है। तभी ये चीज सामने आई थी कि भाई 80% एरिया पे तालिबानों ने कब्जा कर लिया। तो वो चीज जो मैंने आपको बताई कि कॉकरोच लाइट ऑफ करी, कॉकरोच बाहर आ गए, 80% जगह पे कब्जा कर लिया। अब आप जब बिखरे हुए हैं तो वो मिलिट्री टैक्टिक्स है, वो कोई भी मिलिट्री मैन उसको इंडोर्स कर देगा, उसको समझ में आती है कि ये एक बहुत पुरानी और क्लासिक टैक्टिक्स यूज की जाती है। तो बलूचिस्तान से आपके यूएवी उड़ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं, या जो भी प्लेन्स वगैरह हैं जो वो अटैक करवा रहे हैं, वहां से हो रहा है। पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं कि खाने पीने के पैसे नहीं है, तो उनको जो भी पैसे देगा, और ये मैंने अपने चैनल में भी लिखा था, बोलने दो एब्सोल्यूट नॉट, पैसे ऑफर करेगी अमेरिका, अमेरिका मुंह पे पैसे मारेगी और ये कहीं से भी अमेरिका को उड़ा देंगे, और वही उड़ा रहे हैं। अब सवाल आता है तालिबान का। पिछले 20 साल में जो एक्चुअल तालिबान है वो ये चीज समझ गया है कि अगर उनको पावर चाहिए तो सबसे जरूरी चीज है हमें ग्लोबल एंडोर्समेंट चाहिए। अगर हमें पावर चाहिए तो हमें ग्लोबल एंडोर्समेंट चाहिए, यानी हमें तालिबान की सरकार को रिकग्नाइज करने के लिए, और उससे पहले तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए हमें विभिन्न देशों का सपोर्ट चाहिए होगा जो हमें रिकग्नाइज करे। इसी कड़ी में तालिबान पाकिस्तान से अभी मिलने गया। ये तो वो फ्रैक्शन है जो पुराना फ्रैक्शन है, लेकिन तालिबान का एक दूसरा फ्रैक्शन है जो जिहादी हैं, जो सुपारी किलर हैं, जो किराए के मारने वाले हैं। ये पाकिस्तान पैदा करता है। ये सारे पाकिस्तान से आते हैं, इनके आर्म्स एमुनेशंस सब पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। वो भले ही चाइना से आते हैं, पर पाकिस्तान की तो औकात है नहीं इस वक्त कुछ देने की, तो वो चाइना वगैरह देता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, चाइना एक दलाल कोठा है जो पिम्प पाकिस्तान को आगे करता है ताकि वो अफगान ब्यूटी को एक्सक्लूसिवली चाइना के लिए ले आए। मैं बाद में समझाऊंगा चाइना के लिए क्यों ले आए। तो ये दो फ्रैक्शन जो तालिबान के हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये दो फ्रैक्शन है, ठीक है। जो फ्रैक्शन बाहर मिलता है जाके वो पुराना तालिबान है, और जो अंदर लड़ रहा है वो नया तालिबान है। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड वन थिंग, तालिबान कोई फोर्स नहीं है, कोई ट्रेंड मिलिट्री फोर्स नहीं है। तालिबान एक गुरिल्ला वॉरफेयर वाले हैं। ये जैसे हमारे देश में माओइस्ट हैं या नक्सल हैं अर्बन जो गांव में, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में है, ये छिपके वार करते हैं, ये खुल के वार नहीं करते। तालिबान कभी खुल के वार नहीं करता, ये छिपके वार करता है। जहां पर भी हो वॉर करेगा और वहां से भाग जाएगा। तो इसलिए वो 80% वाली कब्जे वाली बातें किसने उड़ाई? वो उड़ाई पाकिस्तान ने ना। इसको कभी किसी और ने तो एंडोर्स करा नहीं है। सबसे पहले अगर आप रिसर्च करेंगे, पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे ये सबसे पहले स्टेटमेंट पाकिस्तान से आया था कि 80% पे कब्जा कर लिया। अब खुद सोचने की बात है कि अगर 80% पे कब्जा कर लिया, 20% काबुल वगैरह जैसी बस्ती है, जगह बस्ती है, तो अशरफ गनी को तो कब का भाग जाना चाहिए वहां से प्लेन लेके। क्योंकि कब लटका दें, तालिबान का पुराना इतिहास है। नजीबुल्ला और पता नहीं कितनों को इन्होंने लटकाया है, तो अशरफ गनी को लटकाने में 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होक्स है। तो ये है आज की डेट में। और भारत जो है, भारत ने, आपने सुना था वो प्लेन गया था, उसने आर्म्स एमुनेशंस और अदर वेपन 40,000 टन्स ऑफ जो आर्म्स भी था, एमुनेशन। व्हाटएवर, तो वो ऑफलोड करा था। और ऑफलोड करके उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दिया था, अफगान आर्मी को दिया था। अब आप एक बात समझो, अफगान आर्मी है लगभग 3,70,000,
तालिबान टोटल तालिबान को अगर जोड़ दें दोनों फ्रैक्शंस को तो बनते हैं लगभग 72,000 75,000, 70,000 मान के चलते हैं। तो 70,000 की गुरिल्ला फोर्स इज फाइटिंग विद 3,70,000 प्लस अमेरिकन एयर स्ट्राइक। अब आप बड़ी क्लासिक डेवलपमेंट हुआ है कि अफगान का एनएसए जाके मिलता है नवाज शरीफ से। अब नवाज शरीफ अगर देखा जाए तो आज की डेट में पाकिस्तान में कोई मतलब ठीक है, उनकी पार्टी वाले मानते होंगे, उनकी बिटिया वहां पर हैं, वो मानती हैं, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानती। और देखो, पाकिस्तान आर्मी को ना इमरान खान से मतलब है ना नवाज शरीफ से मतलब। इमरान खान का तो बोरिया बिस्तरा जून 2020 में बंधना था, मतलब इन भाई साहब को तो कब्र में जाना था, वो पूरी तैयारी हो गई थी, वो मैंने लिखा भी था, लेकिन कोरोना के चक्कर में बेचारे बच गए, हूरों से मिलने से बच गए। तो ये बाजवा ने सारी तैयारी कर रखी थी और नवाज शरीफ को वापस लाना था। अब आप दूरदर्शिता देखिए भारत की, दूरदर्शिता ही, इसे दूरदर्शिता कहते हैं। चाय पीने मोदी जी गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ से अकेले मिले थे, उसके बाद नवाज शरीफ को उठा के लंदन में बैठा दिया सेफ हाउस में। देखभाल कौन कर रहा है? शायद हमारे ही बंदे कर रहे हैं। तो हमने देखो, चेस के गेम में ना सारे मोरे जो सामने आते हैं ना नहीं मारे जाते, कई बार किसी को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और वही इसीलिए करना पड़ता है ताकि तुरुप का इक्का कब काम आ जाए। तो ये हो गए डिप्लोमेटिक एंगल। तो आने वाले वक्त में जब आप ये सारी चीजें ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम, जब आप ये सारी चीजें देखोगे तभी तो आप प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखोगे। जब आप प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखोगे तो लौट फिर के घूम फिर के देखो, रशिया आउट है, अमेरिका हवा एयर स्ट्राइक कर रहा है, भारत जो है वो भाई है, ठीक है, टर्की पाकिस्तान के कंधे पे दौड़ रहा है, चाइना डायरेक्ट वॉर करता नहीं है, वो केवल इनडायरेक्ट वॉर करता है, उसका वॉर में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट बिजनेस में है। तो सेंटर पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है पाकिस्तान। तो अगर हमने पाकिस्तान को ठोका तो अफगान सही हो जाएगा। अब आप समझो बिजनेस क्यों है। अफगानिस्तान में जमीन के नीचे जो माल है, मिनरल्स वगैरह नेचुरल, उनकी वैल्यू लगभग 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है, ह्यूज। और जमीन से ऊपर जो माल है, जो पॉपी है, ड्रग्स है, वो अपने आप में दुनिया की हार्ड करेंसी मानी जाती है 2 नंबर के काम के लिए। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे सरकारें डिस्टेबलाइज करने का काम हो, चाहे आपके यूथ पॉपुलेशन को खत्म करने का काम हो। बॉम्बे, बेंगलोर में, सॉरी बेंगलोर नहीं, बॉम्बे और आपका पंजाब और आपका जम्मू कश्मीर, ये ड्रग रूट है। बारामूला जो जगह है कश्मीर में, बारामूला से आप सुनते हैं आतंकवादी आ गया, आतंकवादी आ गया, हमने 2 को मार दिया, 3 को मार दिया। वहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है, वो ड्रग रूट। वहां से वो फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो ड्रग लेके अंदर आते हैं, जिनको हम ठोकते हैं। तो जितनों को भी हम ठोकते हैं उनके पास से हमें ड्रग जरूर मिलती है। जो इन्फिल्ट्रेशन का रास्ता है वो तो अलग है, पर बारामूला वाला रास्ता ड्रग का है। वहां से ड्रग आई और फलों में और सारा सामान जो कश्मीर से बाहर निकलता है उसमें ट्रकों में रख के वो पंजाब पहुंचाई जाती है, वहां से मुंबई पहुंचाई जाती है राजस्थान के रूट से। तो ये सारी चीजें हैं। अब राजस्थान का बॉर्डर और गुजरात का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, वहां से स्मगलिंग करना आसान है नहीं, तो आपका ये रूट होता है। तो अगर आपने जब ये डिफाइन करोगे तो आप देखोगे हमारी सेंटर प्रॉब्लम सबके लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, इन 3 के लिए प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान है। अब चाइना
तालिबान से मिला? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है, वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। एक तरफ वो अफगान गवर्नमेंट को कहते हैं यू हैव माय सपोर्ट, दूसरी तरफ तालिबान को भी सबसे पहले रिकग्नाइज करने, भाई तालिबान अगर चाइना से मिलने गया और उसी जगह पे बैठ के मीटिंग हुई, उसी चेयर पे जहां पर कुछ दिन पहले यूएस सेक्रेटरी स्टेट से मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर की चाइना के, तो आप समझ लीजिए आपने वही स्टेचर तालिबान को दिया, तो आपने इनडायरेक्टली बिना बोले तालिबान को रिकग्नाइज करने की कोशिश करी। चाइना लड्डू दोनों हाथ में इसलिए रखना चाहता है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो जमीन के नीचे $3 ट्रिलियन दबा पड़ा है और ऊपर जो पॉपी है, तो पॉपी तो वो पाकिस्तान को दे देगा जहां सारी प्रोसेसिंग है, क्योंकि अगर आप ड्रग कार्टेल देखते हैं तो भारत एक सैंडविच नेशन है। भारत के वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान ड्रग का अड्डा है, और भारत के ईस्ट में ये म्यांमार, बर्मा, भूटान, ये सारी चीजें यहाँ पर नीचे तक, नीचे की जो बेल्ट जाती है आपकी बांग्लादेश के बाद से नीचे जो बेल्ट जाती है, नॉर्थ ईस्ट के नीचे से समझिए, वो सारी एरिया ड्रग रूट्स हैं। इन दो एरिया में दुनिया की सबसे ज्यादा ड्रग ट्रेड होता है। पाकिस्तान ड्रग से कमाता था, पाकिस्तान फेक करेंसी से कमाता था, अभी भारत की फेक करेंसी से, अभी दोनों बंद है। चाइना का दूसरा इंटरेस्ट जो है, पहला इंटरेस्ट तो जमीन के नीचे वाला माल हो गया, दूसरा जो इंटरेस्ट है वो है आपको अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक छोटा सा ट्रेंच है जो भारत के पीओके के ऊपर है और यूरोप से नीचे है। अगर आप कहें तो मैं उसका नाम बता देता हूं, एक सेकंड दीजिए गायत्री जी, मेरे को जरा वो स्क्रीनशॉट खोलना पड़ेगा। इसको कहते हैं WAKHAN, वाखन ट्रैक। ये वाखन ट्रैक जो है तगाचिस्तान से नीचे है, साउथ में, अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है, और इसकी और पीओके यानी जो भारत का कश्मीर है, पीओके उससे ऊपर है। तो ये भारत में भी नहीं आता है, ये पाकिस्तान में भी नहीं आता है, और ये वो छोटा सा 70, 80, 100 किलोमीटर चौड़ा एरिया है जहां से अफगानिस्तान डायरेक्टली चाइना से कनेक्ट होता है, चाइना के नॉर्थ में। अब चाइना के नॉर्थ में पेन पॉइंट क्या है? चाइना के नॉर्थ में उग्र मुसलमान है, राइट, सिंजियांग प्रोविंस में वो उग्र मुसलमान है। अब अगर आप तालिबान को कंट्रोल नहीं करोगे तो इस रास्ते तालिबान वहां पहुंच जाएगा, आपके लिए सिरदर्द बनेगा। तो यहां डिफ्यूज करने के लिए तालिबान से मिलना जरूरी है, गवर्नमेंट से मिलना जरूरी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान और चाइना, जितनी अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी रहेगी, इन दोनों का फायदा है। पीस इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर पीस होगा तो पाकिस्तान को पॉपी नहीं मिलेगी, और पीस होगा तो लीगल रूट से ही आप अफगानिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये पूरा गेम जो है, अब आपको समझ में आए, यहां मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई रिलीजन नहीं आ रहा, यहां कोई आइडियोलॉजी नहीं आ रही, यहां प्योरली धंधा आ रहा है। अच्छा, रहा सवाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान की चौड़ाई है, जो पाकिस्तान देश है उसकी चौड़ाई है ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर, 550 होगी, 600 होगी। ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान जो है 650 से ज्यादा नहीं है। यानी हमें पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस नहीं चाहिए,
छोटे छोटे पटाखे भी हमने दिवाली वाले चलाने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि अगर अफगानिस्तान भारत के हाथ में रहा तो भारत ने अगर दोनों तरफ से पटाखे फोड़े तो पाकिस्तान का तो वजूद खत्म। हमें अफगानिस्तान में ब्रह्मोस ले जाने की तो जरूरत है नहीं। तो ये सारी कहानी लगभग पाकिस्तान की है। अब सवाल है ये क्रिटिकल टाइम क्यों है? और यहां मैं, आप मेरे को, बेशक आप लोग मेरे को मास्टर स्ट्रोकवादी बोलिए, पर क्या करूं, स्ट्रेटेजी पढ़ने की मेरी बहुत बुरी आदत है और पुराने तार जोड़ना मेरी सबसे अच्छी स्किल शायद यही जो मैंने जिंदगी में सीखा है कि इवेंट्स को जोड़ना। ओआईसी भारत की साइड है पूरा का पूरा, पाकिस्तान आइसोलेटेड है, साथ में टर्की उसके है, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ में कोई नहीं है। और मलेशिया को तो हम देख लेंगे, पाम ऑयल जिस दिन बंद करा मलेशिया भीख मांगने आ जाएगा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेट्स दो ही हैं, पाकिस्तान और टर्की। अब अगर भारत ने ये कैलकुलेशन, जब ट्रंप की बात हुई या ट्रंप ने डिक्लेयर करा कि हम वापस, ये इंटेंशन दिखाई कि हम वापस यूएस फोर्सेस को बुलाएंगे, तो आपने क्रिटिकल कैलकुलेशन करी कि भारत पोडियम पोजीशन पे एज ए नेशन कब पहुंचेगा यूएन में। अच्छा, यूएन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है भारत अब 1 महीने के लिए। जी, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी तो अभी बोलेंगे ही, खैर ये 10वीं बार भारत अध्यक्ष बना है। लेकिन भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है, भारत ने जो ये सॉफ्ट पावर है, इसकी अध्यक्ष बनने की पावर को कभी इस्तेमाल नहीं किया। 9 बार, मेरे ख्याल से 50 से शुरू हुआ था, रोटेशन होता है ये। लास्ट टाइम 2012 में थे। हाँ, तो 2012 में लास्ट टाइम हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार की तो बात ही निराली है कि हमारे विदेश मंत्री चाइना में जाके बोलते हैं कि हम यहाँ रह लेंगे, तो उनकी तो बात छोड़ दो, वो अपॉर्चुनिटी। मोदी के में मैंने जितना मोदी को समझने की कोशिश करी है अनबाइस माइंड से, मतलब एज ए भक्त नहीं, एज ए प्योर एनालिटिकल पर्सन की तरह से, मैंने ये नोटिस करा है कि मोदी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। और वो टाइम गैप, जैसे इसरो जब रॉकेट छोड़ता है ना, तो ये नहीं कि जब भी आए नीचे आग लगा दो, रॉकेट उड़ गया, सैटेलाइट लॉन्च हो गई। वो एक टाइम विंडो देखी जाती है और वो बहुत शॉर्ट विंडो होती है, कुछ घंटों की होती है। उसमें वेदर भी होता है, उसमें अदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, उसमें जो कंसोर्टियम है सैटेलाइट लॉन्चर्स का, उनका सारा अप्रूवल होता है। क्लैश नाउ सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बताना पड़ता है कि रॉकेट जाएगा, बहुत सारी प्लानिंग होती है। ये सारी प्लानिंग मुझे लगता है मोदी जी करे बैठे, एंड ही वाज वेटिंग फॉर दिस 1 मंथ, क्योंकि अगला टाइम फिर आएगा। अब तालिबान से एक गलती हो गई, जिसको कैश करने का मुझे लगता है उसको कैश करा जाएगा। तालिबान से गलती ये हुई कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस था या शायद फोर्स थी, उस पर अटैक कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस था, हेडक्वार्टर था उस अफगानिस्तान पर में, अटैक काबुल करा। में। जी, उस अटैक का मतलब पता है क्या होता है? उस अटैक का मतलब ये होता है कि यूनाइटेड नेशन चैप्टर 7 को रिवोक कर सकता है। चैप्टर 7 क्या है? यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक, अब आप भारत की स्ट्रेटेजी समझो। भारत की एक क्लियर पॉलिसी है कि नो बूट्स ऑन द ग्राउंड अंडर नेटो, यानी हम नेटो के साथ, अंडर नेटो, हम अपने बूट्स वॉर जोन में नहीं लेके जाएंगे। यूएन पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन
यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हम जाएंगे तो हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। नेटो फोर्स तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगी, यूएन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा नहीं, क्योंकि तालिबान को ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए देशों से, ताकि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ग्लोबली रिकग्नाइज हो, तालिबान फिर बिजनेस भी कर सके। अगर रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। और भारत यूएनएससी का प्रेसिडेंसी उसको मिली है 1 महीने के लिए, तो आप तार जोड़ना शुरू कीजिए जरा। आपको रॉकेट लॉन्च का टाइम विंडो मिल रही है, नहीं मिल रही है? आपके सारे शनि शुक्र और जो भी ग्रह होते हैं, राहु केतु, सब अलाइंड है ना इस वक्त? जी। और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि पीसफुल अफगानिस्तान ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ना चाइना के इंटरेस्ट में। लेकिन दोस्तों, अमेरिका बाहर नहीं गया है। अमेरिका ने केवल अपने फुट सोल्जर निकाले, और आपको मेरे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मेरी सोच है। लेकिन इन सब के पीछे जो फायरिंग शॉट्स है, जो टिगर पे उंगली है ना, कंधा अमेरिका का है, टिगर पे उंगली भारत की है। और आप लोग भले ही, क्योंकि आप लोग सुबह से शाम तक पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब चैनल देखते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं, एंटी मोदी वाले हो गए जो सब हिंदुओं के कुछ नहीं करा, इसके लिए कुछ नहीं करा, उसमें नहीं जाते। लेकिन जो मतलब ब्रिलियंट तो एक छोटा शब्द है, जो ब्रिलियंट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस वक्त चल रही है, वो भारत ने पिछले 70 साल में नहीं देखी, और इसके रिजल्ट बहुत सुखद होंगे। इसीलिए मैंने भी लिखा था कि पीओके का रास्ता भी अफगानिस्तान से निकलेगा। अगर हम पाकिस्तान को कुछ टुकड़ों में बांट दें तो मेरे ख्याल से पूरा एरिया सेफ हो जाएगा, अफगानिस्तान सेफ हो जाएगा, ट्रेड आराम से चलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट इज ओनली बिजनेस। देखो, हमेशा एक चीज याद रखो, जो वॉरफेयर होता है, आप सब ने महाभारत देखी है, टीवी पे देखी है, पढ़ी भी है। आपने ट्रेडिशनल वॉर्स भी देखी है, चाहे वो हिस्टोरिकल वॉर हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हिस्ट्री में, मैं तो इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ता हूँ, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जो भी आपने वॉर देखी है, और भारत आज़ादी के बाद भारत ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पाकिस्तान ने लड़ी हैं, बांग्लादेश ने लड़ी हैं, मुक्ति वाहिनी से पहले जो पाकिस्तान आर्मी की एट्रोसिटीज़ थी बांग्लादेश में, वो आपने देखी हैं। और आज की डेट में आप 4th जनरेशन वॉरफेयर में, जहाँ साइबर अटैक्स हैं, ग्रिड फेलियर है, आपका डैम ओपनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ड्रोन अटैक्स हैं, इन सारी वॉर्स का इतिहास में केवल एक पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है देश की और देश के नागरिकों की विल को तोड़ना। अगर अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया था तो लोगों को मारने के लिए नहीं गिराया था, उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य ये था कि पर्ल हार्बर पे जो जापानीज ने अटैक करा था, तो जापानीज की विल तोड़ने के लिए बम की जरूरत थी। तो अगर हम पाकिस्तान की विल तोड़ दें, अब रहा सवाल भारत के प्रधान में, बहुत सारे लोग, मतलब, अब मैं क्षमा कीजिएगा अगर मैं कड़े शब्द इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि ऐसे कमेंट पढ़ पढ़ के ना मेरा दिमाग पक जाता है। कई बार मन करता है कि सामने अगर आ जाए तो मतलब कान पकड़ के मुर्गा बना दूं मैं ऐसे लोगों को।
पाकिस्तान में घुस जाओ जी, मिलिट्री काय के लिए रखी है? अरे तुम्हें समझ में नहीं आया। एक्सेलेंस, सुप्रीमेसी की एक्सेलेंस इसमें नहीं है कि आपने कितनी बैटल में जीते और लड़ाइयां लड़ी। सुप्रीमेसी इस चीज की है कि आपने बिना लड़े कितनी बैटल जीत ली। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे कोट्स जो हों वो बड़े ध्यान से पढ़ा करो। टेलीग्राम पे बहुत मैसेज देते हैं। गायत्री जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी। जैसे आपने वेपन की बात की कि आर्मी लेके घुस जाओ देश में, अमेरिका ने ऑलरेडी वो ट्राई करके देख लिया और हर जगह फेल हुआ है, अपनी इज्जत भी गंवाई है। सो उससे इनफैक्ट सीखना चाहिए कि बेटर तो कि डिप्लोमेसी से जो हैंडल किया जा सके। तो आप उस देखो ना, अमेरिका ने क्या वियतनाम में विल तोड़ पाए? नहीं तोड़ पाए। अमेरिका इराक में विल तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाए। अमेरिका अफगानिस्तान में विल तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। तो वॉर का डिसीजन इससे नहीं होता है कि आपने कितने लोग मार दिए, कितने प्रिजनर ऑफ वो वॉर ले लिए, फैन ऑफ इत्यादि कर दो। इत्यादि इत्यादि, बल्कि आपने क्या नेशन की विल तोड़ी। तो जो ये काम 2014 में शुरू हुआ था, फिर वही बात, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे मास्टर स्ट्रोकवादी है, पर क्या करूं यार, मतलब है तो है, उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। आपने पहले उस नेशन की विल तोड़ी डिमोनेटाइजेशन से, भिखारी बनाया। उसके बाद आपने एफएटीएफ में घुसा दिया, वहां इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती। जो रोटी 5 रुपए की मिलती थी, आज वो रोटी 50 रुपए की मिलती है वहां पर। जो मटन चिकन 100 रुपए में बिकता था, आज वो 800-900 रुपए में बिक रहा है। तो आपने नेशन की विल इकोनॉमिकली भी तोड़ी, पॉलिटिकली टूटे पड़े हैं वो। जम्मू, उनके आजाद कश्मीर, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, भारत के कश्मीर को जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसमें उन्होंने चुनाव कराया तो उनके ही लोगों को मारपीट दिया गया। वहां के लोग चुनाव मानने को तैयार नहीं है। तो आप धीरे, यू आर स्लोली इंचिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, और ये अंतिम प्रहार शायद बचा है। दैट टू विदाउट ब्लडशेड, दैट्स द मोस्ट देखो इम्पोर्टेंट थिंग। मैडम, मैंने पता नहीं क्यों, सिक्स सेंस है या क्या, मेरी सोच ऐसी है। मैंने 2014 में लिखा था, पाकिस्तान विल ब्लीड विदाउट अ बुलेट फायर्ड। और ये फ्रेज मैंने इसलिए यूज करा था क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है 1947 से, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो जब इंडिया ने 1000 कट्स वाली उस स्ट्रेटजी को, जो उनका फंडामेंटल था, उसको हरा दिया, अपनी सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करके, अपने बॉर्डर पोस्ट पे इन्वेस्टमेंट करके, विजिलेंस पे, क्योंकि आप मत भूलिए कि गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री थे तो वो लगभग रॉ को पाकिस्तान में खत्म कर दिया था। उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी थी पाकिस्तानियों को, हमारे रॉ एजेंट, और सबको एक एक करके ठोक दिया गया था। तो 2004, और उसके बाद भी नहीं, उस बाद एजेंसीज लेवल पे नहीं आई। 2014 के बाद एजेंसीज को फिर से खड़ा करना, मजबूत करना शुरू करा गया। किसी भी देश की सुरक्षा आपकी फौज, आपकी सेंट्रल फोर्सेस और उसके बाद आपकी पुलिस फोर्सेस तो करती है, लेकिन जब थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं तो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो आपकी आर्मी और सेंट्रल फोर्स नहीं होती है, तो सेकंड ऑप्शन होता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपकी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। यूनिट, क्योंकि जब तक इंटेलिजेंस यूनिट फौज को ये नहीं बताएगा कि कहां पर आतंकवादी हैं, तब तक फौज सर्जिकल स्ट्राइक कहां जाके करेगी। कोई पाकिस्तान तो आके आपको नहीं बता रहा ना कि हमने कहां छिपा के रखे हैं या हमारे कहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये तो आपको इंटेलिजेंस खबर आएगी ना। तो जब तक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ना दे तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो उस चीज को
मजबूत करा गया, जिसके कारण 7 साल से भारत में कोई भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ कश्मीर को छोड़ के। तो नवाज शरीफ से मिलना, नवाज शरीफ का लंदन जाना, डिमोनेटाइजेशन होना, ये सारी चीजें एक स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा अफगान को ध्यान में रख के डिमोनेटाइजेशन कराइए, ये गलत है, लेकिन मोटिव ये था कि पाकिस्तान को हमें न्यूट्रलाइज कैसे करना है। और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना, पहली चीज तो जिस चीज पे वो पलता है उसको खत्म करो। तो आपने अपनी फोर्सेस को मजबूत करा, आतंकवादी कम हुए, आपका ड्रग रूट कंट्रोल हुआ, डिमोनेटाइजेशन का आपने फेक करेंसी कम कर दी। फेक करेंसी कम करने से आपके देश में अटैक कम हो गए, मतलब जीरो ही हो गए। उसके बाद आपने हवाला चैनल बंद करे, आपने लाखों एनजीओज बंद करे। वो एनजीओज वो थे जो देखने में तो एनजीओ थे लेकिन काम उल्टा करते थे। तो आज आप स्ट्रैटेजिकली उस लेवल पे पहुंचे हैं, आज आप उस मजबूती पे पहुंचे जहां आप अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भारत का अफगानिस्तान में कोई रोल है या भारत कुछ कर नहीं रहा है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत बहुत कुछ कर रहा है, बस प्रॉब्लम ये कि आपके घर आके नहीं बताया है। और ये मैं लिख के दे रहा हूं, आपके घर आके कोई नहीं बताने वाला। और जितने स्ट्रैटेजिस्ट आप पढ़ लीजिए, जितने आपको न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फैक्ट कोई नहीं बता रहा है और फैक्ट बताने की जरूरत भी नहीं है। मुझे भी अगर कल को कुछ पता चलेगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे ये पता है देश काम सही कर रहा है, पूरा गेम मुझे समझ में आ रहा है और भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारत ने नहीं रोका तो भारत को इंटरनली प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरा स्टैंड अफगानिस्तान पे है। गायत्री जी, सवाल आप ले लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। जी सर, एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे वो ऑलरेडी आंसर्ड है, बट हाँ, आपने बताया ओल्ड तालिबान और न्यू तालिबान, तो इसको मान के चलिए कि क्या तालिबान के अंदर भी एक रिफ्ट आ चुका है कि देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ एंड वी हैव ओल्ड तालिबान एंड न्यू नहीं नहीं तालिबान आज की डेट नहीं में? नहीं गायत्री जी, तालिबान दो, मैंने बताया जो पुराना तालिबान है, जो ओरिजिनल तालिबान है, उसको ये चीज समझ में आ गई है कि अगर हमें सरकार चलानी है तो सरकार चलाने के लिए हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए हमें ग्लोबल एंडोर्समेंट चाहिए अपनी सरकार के लिए, हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के नहीं बैठ सकते। 20 साल में उनको ये चीज समझ में आ गई। अब चाहे वो वॉट एवर दे वॉन्ट टू फॉलो इस्लाम और वॉट एवर, वो सेपरेट इशू है, उस पर फिर से निपटेंगे, लेकिन इंडोर्समेंट चाहिए। लेकिन दूसरा एक तालिबान का फ्रैक्शन है जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है, जो ये चाहता है इंसर्जेंसी रहे। तो चाहे वो अफगान की एम्बेसडर की बेटी को उठाने का हो। अब आप देखो ना, पाकिस्तान में इनके हेल्थ सेंटर हैं जहाँ ये ट्रीटमेंट लेते हैं जख्मी तालिबान, हथियार वहाँ से जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके तालिबानी वहाँ जाते हैं। ये तालिबान का, आप इसको नया तालिबान बोलना चाहती हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पाकिस्तानी तालिबान है, ठीक है, पाकिस्तानी लड़ाके हैं जो सुपारी के लिए लड़ते हैं। आज जाके वहां लड़ रहे हैं, कल जाके कहीं और लड़ लेंगे, परसों इनको कश्मीर में भेज देंगे। तो ये पैसे के लिए कहीं लड़ते हैं, इनकी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। ये वो लोग नहीं है जिनके पासपोर्ट है या आधार कार्ड है। तो इनका नाम किसी भी देश के रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है। इनको जहां काम मिलता है वहां चले जाते हैं। जी सर, क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ में सटा हुआ है, तो बलूचिस्तान या गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी क्या इम्पैक्ट होंगे तालिबान के स्पिल ओवर से इन केस यूएस पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेता है? मैडम, यूएस नहीं विड्रॉ करेगा, यूएस एयर स्ट्राइक चलती रहेगी, ठीक है। इसका अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई अब देखने वाली है किस नतीजे पे जाती है। इसका इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, पता नहीं लोग अलग अलग क्यों बोलते हैं, पीओके में सभी आता है, मुशर्रफाबाद से लेके गिलगिट
बलूचिस्तान ऊपर तक सभी आते हैं पीओके के अंदर। तो जो पीओके है उसका रास्ता अफगानिस्तान से ही निकलेगा और कहीं से नहीं निकलेगा। सर जो एक क्वेश्चन था, आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट, वो ये है कि जस्ट अ सेकेंड एक्चुअली, I have lost the question. I think I'll take it from one of the viewers. Please tell us more on the stock impact of geopolitics. देखो यार, राजेश शंकर नारायणन जी का क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार इस चीज को बोला है कि जो डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स आर्म्स, ऑयल और फार्मा पे चलती है। वीकेस्ट प्रेसिडेंट चेयर पे है, तो इस वक्त फ्री रन है सबके लिए। दूसरी चीज, इसका अमेरिका का डेट लगभग $30 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। तो एक ग्रेट क्रैश के अंदाज है। ये तो यूएस साइड हो गया। इंडिया साइड अगर देख ले तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है 2014 से लेके अभी तक में स्टॉक मार्केट में साइलेंटली, और इसमें अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा हाथ है रिफॉर्म्स में। पहले एफआईआई का इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, डोमेस्टिक नहीं था। अब डीआईआई का इन्वेस्टमेंट एफआईआई से कई गुना ज्यादा हो गया। तो मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ स्टॉक मार्केट का, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल पर्सन नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट किसी और के माध्यम से करता हूँ। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि अगर आप उन कंपनियों में पैसा लगाएं जो भारतीय हैं और जिनका बाजार भारत है, तो नुकसान के चांसेस बहुत कम है अगर कोई क्रैश आता है। जैसे कि जब फार्मर बिल आया था, उससे पहले मैंने, क्योंकि मुझे अंदाज हो गया था फार्मर बिल का, मैंने लोगों को लिखा था कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो फार्मर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स बनाते हो, यूरिया बनाते हो, सीड्स के हो, पर जो भी फार्मर से रिलेटेड हो, जिसको मैंने सैशे इकोनॉमिक्स भी बोला था कि सैशे में जो भी सामान बेचता है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का फायदा है। रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने आईटीसी पे लगाया, मैंने आईटीसी का नाम भी ले दिया था, और दे मेड अराउंड 200% मार्जिन इन 3 months। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब बंगाल चुनाव हो रहे थे और अमित शाह जूट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में कहीं बोल रहे थे, तो उसी दिन जब वो बोल रहे थे, शुरू करे उन्होंने जूट का, मैंने सुना कि वो जूट वाले लोगों से मिल रहे हैं, उसी वक्त मैंने मैसेज करा इन्वेस्ट इन जूट। तो जिन लोगों ने जूट में इन्वेस्टमेंट करी उनके भी पैसे डबल हो गए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, क्षमा करें, मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी ऐसी कॉमन सेंस, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा है, सीखा है, अगर उसकी समझ में लगाऊं तो मैं ये कहूँगा सेफ साइड ये है कि आप भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जो भारत में अपना व्यापार करती हैं, और वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर यूएस में कुछ होता है, अफगानिस्तान में कुछ वॉर एक्सीड होती है, तो ऑयल पे भी फर्क पड़ेगा, फार्मा पे भी फर्क पड़ेगा, आर्म्स पे भी फर्क पड़ेगा। देखते हैं। सर ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है। अफगानिस्तान एक ऐसी टेरिटरी रही है जहाँ पे पहले रशियन आर्मी ने काफ़ी उधम मचाई, वो पीछे हट गए। फिर अमेरिका आया, अमेरिका ने उधम मचाई। अब लिटरली वो, मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली दे आर विथड्रॉइंग, चाहे वो पीछे से कुछ भी कर रहे हो, एयर स्ट्राइक वगैरह। पर तालिबान इसको इस तरीके से दिखा रहा है दैट इट हैज डिफीटेड द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड।
मैडम, इन चीज़ों पे ना ज़्यादा मतलब ये फोकस। न्यूज़ हेडलाइन के लिए अच्छे खबर हैं, ठीक है? भारतीय टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फिर इस पे आप 10 घंटे का डिबेट कर सकते हैं, 4 दिन बर्बाद कर सकते हैं। जितने भी बेरोज़गार एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इधर-उधर, सबको चैनल पे बुला के आप बकवास कर लीजिए। इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 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 एक्चुअल स्किन डीप पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स, उस पे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये परसेप्शनल चीज़ें होती हैं। जी। जो अगला क्वेश्चन है वो है चाइनीज ईटीआईएम। सो ईटीआईएम आप अवेयर होंगे ही। ईटीआईएम इज उइगर मुस्लिम्स का एक तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया ना, तालिबान को इसीलिए वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ताकि उनको मुसलमानों के ऊपर नाम ना बताएं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो है थोड़ा सा नॉर्थ अफगानिस्तान ईस्ट में अगर आते हैं, तो वो आपको जो छोटा सा 100 किलोमीटर चौड़ा या 50 किलोमीटर चौड़ा जो रास्ता है, तो सीधा चाइना से कनेक्ट होता है और वहां से वो शिंजांग प्रोविंस से कनेक्ट होता है। तो वहां पर डिस्टर्बेंस, तालिबान पहुंच के डिस्टर्बेंस ना करे, इसलिए टेम करना उन्हें ज़रूरी है। जी। पर तालिबान ऑलरेडी ईटीआईएम को सपोर्ट करता है सर, ये भी एक फैक्ट है। मतलब मैम, तालिबान के सपोर्ट करने से तालिबान को चाहिए बिजनेस। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ ना, तालिबान को चाहिए बिजनेस, तालिबान को चाहिए इस वक्त तालिबान को एक ही चीज़ चाहिए, ग्लोबल इंडोर्समेंट। क्योंकि अगर उन्हें बिना ग्लोबल इंडोर्समेंट के सरकार बनाने की कोशिश करी या तख्ता पलटने की कोशिश करी, तो तालिबान कहीं का नहीं रहेगा। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन बात इज। पिछले 20 साल में तालिबान को समझ में आ गई है कि लोगों को बुर्का पहनाने से या गोली मारने से राज्य नहीं होता है। राज करना है, अगर राष्ट्र पे राज करना है, तो उसके लिए बहुत और सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जी सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम डॉक्टर अमृतेंदु साहा। उनका क्वेश्चन है, सर व्हाई चाइना आईज ऑन नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान as to capture the Europe to expansion of pure trade or spread communistic ideology. Is there any link for China's past COVID in this regard? देखो, चाइना चाइना कहने को तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, पर प्योरली उनकी उनकी जो अप्रोच है वो कैपिटलिस्टिक है। उनको धंधा चाहिए। अगर आप चाइना का मैप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का मैप उठा के देखेंगे, तो आप देखिए पीओके में कौन से, मतलब आप लोग भी थोड़ी मेहनत किया कीजिए। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, मैं जो बोलूँ वो बात पे विश्वास मत करो, खुद कुछ भी रिसर्च करा करो, मैप उठाओ और पीओके में उस एरिया को देखो जहाँ सीपेक बना रहा है चाइना, और फिर ये देखो वो सीपेक यूरोप कहाँ से जाएगा, और आपको सारे कच्चे चिट्टे खुल के सामने आ जाएंगे। जी सर, एक क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड आया हुआ है, वो है पीओके एंड सीओके। पीओके कब आएगा और सीओके के आने के कितने चांसेस हैं वापस मैं इंडिया? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं आपको डेट नहीं दे सकता। हमारे हमारा जो युवा है ना सोशल मीडिया पे, ये 4 चीजें टीवी में सुनता है, अखबार की हेडलाइन पढ़ता है, 500 लोगों को ट्विटर पे फॉलो करेगा, 40 यूट्यूब वीडियो देखेगा और उसके बाद सवाल पूछेगा। जी। देखो विल। बच्चों, पीओ के जी। आने तो दो यार, सीओ के भी आ जाएगा, पीओ के भी आ जाएगा, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इन चीजों में समय लगता है। अगर आपको ये चीज लग रही है कि मोदी, आप लोग जो बात बोलते हो ना, ये मतलब एक मैच्योर बात नहीं है। जो भी ये बोलते हैं फौज उठाओ, घुस जाओ, कब्जा कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोगों को मारने से कब्जा थोड़ी ना होगा भाई। मैंने क्या समझाया आपको? आप आपको लोगों की विल तोड़नी है। लड़ाई क्या आसान होती है? आपको मजाक समझ में आता है? लड़ाई मजाक होती है क्या? आप अगर घुसेंगे तो क्या वो खाली बैठे हुए हैं? और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो घुसे अंदर और लड़ाई हुई, तो जहां आपके 10 सोल्जर गिरे ना, आप छाती पीट के मोदी को गालियां देना शुरू कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रख लो मेरी ये बात, फैक्ट है। क्योंकि कैजुअलिटी लेने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। नहीं है।
और वॉर में कैजुअलिटी होती है, जी, सोल्जर्स गिरते हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि घुस जाओ, लड़ाई लड़ लो और पीओके को हत्या लो। भाई साहब, 10 सोल्जर्स अगर गिर गए ना आपके, तो आप छाती, कपड़े फाड़ के, छाती फाड़ के पीटोगे चौराहे पे और बोलोगे मोदी हटाओ। जी, इसलिए कई बार बहुत अक्लमंदी, मैंने अभी क्या बताया, एक्सीलेंस इसमें नहीं है कि आपने कितनी बैटल लड़ के जीती, एक्सीलेंस इसमें है कि आपने कितनी बैटल बिना लड़े जीत ली। जी, आज आपने पाकिस्तान को ब्लीड कर दिया है बिना एक बुलेट फायर करे। आपको एक्सीलेंस नहीं दिखाई देती है? कौन सा है? 70 साल के भारत के इतिहास में क्या है? हमने कटोरा लेके भीख मांगी है ना। 4 सोल्जर्स के गले काट दिए, गर्दन काट दी, उनके सिर से फुटबॉल खेलते हैं पाकिस्तानी, आप व्हाइट हाउस में जाके भीख मांगते हैं। 26/11 में आपके घर में घुस के मारा उन लोगों ने, आपने क्या करा? नहीं नहीं नहीं, हम अटैक नहीं करेंगे। फौज तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी, ठोकने के लिए हमारे फौजी तैयार थे, हम नहीं करेंगे। क्यों? हम चुनाव हार जाएंगे। क्या है ये? जी। Sir, last question. Will Wakhan corridor help in getting POK? Sorry सॉरी if you मैम। don't have asked this question. Sir, let's ignore that question. We have already answered that. भैया, पीओके, आप लोग कृपा करके अपने काम पे ध्यान लगाओ। पीओके आएगा, ये बात तो मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूं, लेकिन इन चीजों में डेट नहीं दी जाती। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 5 अगस्त को आ जाए, पार्लियामेंट भी सेशन में, लेकिन जब भी आएगा बिना फौजी लड़ाई के आएगा, बिना लाशें गिराए आएगा, पर आएगा जरूर। इसलिए जी, शांत रखिए, मन को शांत रखिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है पीओके लेना। आप लोग लिख देते, जैसे कुछ लोग लिखते हैं, सर अखंड भारत कब बनेगा? sir, it's अब I've actually I'm sorry I've lost it, but you're just sitting and you're dreaming. Oh, अखंड भारत कब बनेगा? And आपने टाइप कर दिया क्वेश्चन तो कीबोर्ड वॉरियर. That is why we have been मतलब हमें अब this ये is कीबोर्ड really वॉरियर, funny. ये कीबोर्ड वॉरियर ही हैं, ये जो झंडा लेके घूमते रहते हैं ना हर जगह, ये वही लोग हैं। इनसे मैंने, आज किसी ने लिखा था तो मैंने उनसे पूछा अखंड भारत की मीनिंग क्या है, मुझे पहले डेफिनेशन तो बता दो। तो उन्होंने बताई, पाकिस्तान बांग्लादेश अखंड भारत है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश। तो मैंने कहा थोड़ा बेटा उनको एक काम करो, जीके इम्प्रूव अफगानिस्तान करने की पाकिस्तान जरूरत है अभी. बांग्लादेश की पॉपुलेशन जोड़ के बताओ कितनी है। मैंने कहा अब इन लोगों के साथ चाहिए अखंड भारत, या इन लोगों के बिना अखंड भारत चाहिए? अगर साथ लोगे तो तुम्हारे हिंदुओं से ज्यादा हो गए टोटल, तो तुम्हारा अखंड भारत बनने से रहा, फिर तो वो अखंड इस्लाम हो गया। और अगर इनके बिना लेने की सोच रहे हो तो इनको कहां भेजोगे, पहले वो डिसाइड कर लो, क्योंकि 50-60 करोड़ को तो आप खड़े करके गोली तो नहीं मारोगे ना। तो दिमाग का इस्तेमाल करा करो मित्रों, दिमाग का। भगवान ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया, उसका उसका इस्तेमाल करो। ये नहीं कि गौरव प्रधान वैसे भी रेलवे इंक्वायरी है, जब चाहे सवाल पूछ लो, लेकिन कई बार अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए ना आप लोग। Because sometimes the questions are like that. I'm very very thankful for to Dharmesh Patel ji. आपने contribution दिया है for which I'm very grateful. But आपका question out of the context है तो इसलिए मैं पूछूंगी नहीं. पूछ लीजिए, अभी टाइम है, थोड़ा सा पूछ लीजिए। सर वो बंगाल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये दीदी भगवान, जी दिल्ली आए. ना ना, माफ कीजिए, मैं बंगाल पे बहुत बोल चुका हूँ, ये सवाल नहीं लेंगे। सर कितनी दैट बार इज समझाऊं आप लोगों को नहीं बंगाल, सर यार मतलब नहीं हद हो नहीं गई। वो नहीं सर. उनका क्वेश्चन ये है कि दीदी दिल्ली आई और किसी भी रिपोर्टर ने उनसे बंगाल की हिंसा के बारे में एक क्वेश्चन नहीं पूछा. ये ऐसा क्यों हुआ? दैट वाज हियर. भाई साहब, क्या आपने दीदी से पूछा सवाल? आप भी तो मोदी से पूछते हो ना कि बंगाल में क्या कर रहे हैं।
आप लोगों ने दीदी से पूछा बंगाल में क्यों? सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो हैं, डेमोक्रेटली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आप मोदी से पूछेंगे या दीदी से पूछेंगे? तो यार मेरे को समझ में नहीं आता लोगों की सोच क्या है। मतलब बेसिक नॉलेज तो आप लोग रखिए भैया। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आपने बस बजाना शुरू कर दिया। अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाइए। क्रेडिबिलिटी तब बढ़ेगी जब आप 4 चीजें सीखेंगे। एंड देयर हैज टू बी सम थॉट प्रोसेस नो, अगर ऐसा हो रहा है कॉमन आप कॉमन जनरल सेंस। नॉलेज सबके पास है, कॉमन सेंस नहीं है। सर लॉ एंड है, पर ऑर्डर आई थिंक स्टेट सब्जेक्ट पीपल है। डोंट वांट टू डेमो थिंक लॉ अबाउट एंड इट। ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, डेमोक्रेटली इलेक्टेड वहां का चीफ मिनिस्टर है। सवाल आपको चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए या प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जो करेंगे वो करेंगे, एज ए पार्टी जो भाजपा करेगी वो करेगी, वो उनकी इंटरनल स्ट्रेटेजी है। लेकिन सवाल आप दीदी से भी पूछिए ना। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज अब थोड़ा सा टाइम हो रहा है। तब क्वेश्चन ये है, इट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगेन, बट मैं ले लूंगी, बहुत रिक्वेस्ट के साथ आया है। व्हाई ऑल द टाइम व्हेन पिंकीज मॉम, मतलब जो हमारी सोनिया गांधी मैडम है, विजिट करती है अमेरिका, उसके बाद कोई ना कोई अटैक जरूर होता है या कोई ना कोई राइट जरूर होता है। तो भैया ये सारी चीजें चल तो वहीं से रही है ना। देखो आप कभी, देखो क्या होता है, बेटी जाती है दुबई, माँ जाती है अमेरिका, बेटा जाता है नानी के घर। मैं कई बार लिख चुका हूं, क्या नानी वाकई में जिंदा है? और अगर हैं तो क्यों बेटा नानी के साथ कभी कोई फोटो नहीं डालता? भाई मेरी भी पूज्य नानी जी हैं, रांची में हैं, आजकल रांची में रहती हैं। लेकिन अगर मैं नानी जी से मिलूंगा तो क्या मैं फोटो नहीं डालूंगा? अपने फेसबुक पे तो डालूंगा। तो पुत्र ने आज तक क्यों नहीं डाला? बैंकॉक से इसलिए जाते हैं, बैंकॉक वो कोई मसाज कराने नहीं जाते, मैंने आपको पहले भी बताया था। बैंकॉक जाने का मुख्य कारण ये होता है कि भारत से अगर आप बैंकॉक जाते हो तो आपके पासपोर्ट पे वीजा नहीं स्टैंप होता, वीजा फ्री एंट्री। आप एक दरवाजे से बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकले, डिपार्चर अराइवल से, और उसके बाद दूसरे एंगल से डिपार्चर में घुस गए। वहां आपने दूसरा पासपोर्ट निकाला, उस पे आपने इटली का ठप्पा लगा और आप इटली चले गए। या अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो भी वीजा फ्री एंट्री है, आप ब्रिटेन पहुंच गए, वहां से आप इटली पहुंच गए। इसका इंटेलिजेंस रिकॉर्ड नहीं बन सकता। मतलब निकालना चाहें तो रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर ऑन पासपोर्ट रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ऑन पेपर ट्रेल नहीं क्रिएट होगा। पेपर ट्रेल क्रिएट नहीं होगी। तो ये पेपर ट्रेल से बचने का तरीका है। दुबई आईएसआई का हब है, और मैंने पुलवामा अटैक से पहले लिखा था, 1-2 महीने पहले की बात है, तो आप देख लीजिएगा। पुलवामा अटैक से पहले लिखा था कि बेटी जी किस किस से मिल के आई हैं। पुलवामा अटैक हुआ ही इसीलिए था कि उनको लगा कि भारत के लोग एजिटेट होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे इमोशंस बहुत वीक हैं। अगर 40-50 फौजियों पे हमला कर दिया जाए और उनको उनको शहीद कर दिया जाए तो भारत की जनता अपनी सरकार पे भड़क जाएगी। क्योंकि जस्टिस काचू ने एक बात अपने जीवन में केवल एक ही बात सही कही है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा था कि भारत की 90% जनता इमोशनल फूल है। लेकिन टाइमली अटैक करके हमने पुलवामा का जो बदला लिया तो वो हमने पासा पलट दिया। और मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, माता जी को कोई बीमारी नहीं है जिसके वो चेकअप के लिए जाती है, वो केवल मीटिंग के लिए जाती है, चेकअप के लिए नहीं जाती। जी
तो सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत मज़ा आया आज सुन के, बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल की व्हाटएवर इज देखो, हैपनिंग इन मैं जनरली। मैं आपके जी लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ और वो ये सिखाना चाहता हूँ कि आज के संदर्भ में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, आज के संदर्भ में जब आप कोई भी जियोपॉलिटिकल चीज़ देखो, तो उसमें 2 काम करो। पहले एक तो मैप खोल के सामने रखो, दूसरा ट्रेड को फंडामेंटल ध्यान में रखो और उसके बाद देखो ट्रेड मूवमेंट क्या है, किसमें किसका फ़ायदा है। तो आपको वहाँ रिलेशनशिप समझ में आनी शुरू हो जाएँगी और जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लोगे, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट का समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही चाइना के साथ है, यही ताइवान के साथ है, यही अफ़गानिस्तान के साथ है और जो देश होंगे उनके साथ भी कहीं न कहीं ऐसे निकल के आएगा। जैसे सीरिया है, सीरिया का पर्पज़ है ऑयल है, ठीक है? आर्टिक की बात है जहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन मनमुटाव थोड़ा-सा है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ ऑयल है। नॉर्थ सी में ऑयल है, जहाँ रशिया ने पहले ही अपने झंडे गाड़ दिए हैं। सी बेड पे ऑयल है। तो वो कहते हैं कि वो अगले 200-300 साल, 400 साल का तेल है वहाँ पर। तो उन लोगों ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आर्म, फार्मा और ऑयल के चारों तरफ ही घूमेंगे। जी। तो सर आज का सेशन करके बहुत मज़ा आया एंड काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था क्योंकि हम लोग सब जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगल से देख रहे हैं, सिक्योरिटी के एंगल से देख रहे हैं, बट इस एंगल को आई थिंक नोबडी हैज टच्ड इट कि बिजनेस एंगल से भी देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड समझ में नहीं आता ना लोगों को। जी मेरे जैसा लाला आदमी तो ट्रेड ही समझेगा ना सबसे पहले। आई डोंट थिंक सो लाइक दैट बट हाँ, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग और थैंक यू। जय श्री राम, जय भारत, जय जय हिंद। हिंद, जय श्री राम जय सर। हिंद। हमारे साथ थे डॉक्टर गौरव प्रधान, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। आई मस्ट से इवन आई मिस दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सर ने कहा कि नहीं गायत्री, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल हैव मिस्ड एंड वी मस्ट कंटिन्यू विद इट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सब में पहुंचे ये इंफॉर्मेशन, सब में पहुंचे ये नॉलेज, तो अच्छा लगता है। जय हिंद।